आज के ग्लोबलाइज्ड एरा में क्या आपको कोई ऐसी इकोनॉमी मिलेगी, कंट्री मिलेगी जो सिर्फ अपने अंदर, कंट्री के अंदर ही ट्रांजैक्शन करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है? नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर इकोनॉमी क्या है आपकी? ओपन इकोनॉमी है। मतलब जो उस कंट्री के जो रेसिडेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं। कौन सा ट्रांजेक्शन? इकोनॉमिक्स पर है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि किसी और कंट्री में जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे किसी और कंट्री से, तो आप डोमेस्टिक करेंसी रुपीज में तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे कोई इंडिया में कोई परचेज वगैरह कर रहा है तो रुपीज में करेगा ना, तो आपका फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगा जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, है ना। तो इस सब का एक हम रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना। तो इसका रिकॉर्ड रखते हैं जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में पढ़ते हैं, इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस गिवन पीरियड ऑफ टाइम को फॉर अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप 6 महीना क्वार्टरली, ईयरली करते हैं। जनरली हम 1 साल के लिए करते हैं, 1 ईयर के लिए करते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड के लिए बोलते हैं। इसके टेक्निकल वर्ड्स में, कीवर्ड्स में जाएं तो क्या क्या है? ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक रूल को फॉलो करेगा। वो कौन सा रूल है? बेसिक रूल है अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चलता है। कहने का मतलब है ट्रांजैक्शंस का डेबिट इंपैक्ट होगा, ट्रांजैक्शन का क्रेडिट इंपैक्ट होगा, है ना। उस डेबिट क्रेडिट के इंपैक्ट होने के बाद दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा, ये अकाउंटिंग रूल कहता है। तो आपका जो है डेबिट कौन से ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट होगा? तो जब कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी जाएगी। तो जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन से, आप ध्यान रखना, आगे इस बात को बार बार नहीं एम्फसाइज करूंगा, कभी भी कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर उससे फॉरेन करेंसी आपके कंट्री के अंदर आ रहा है, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो आपके लिए फेवरेबल है, पॉजिटिव बैलेंस है, उसको पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट एंट्री होगा जब भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। तो जब भी फॉरेन करेंसी कंट्री से बाहर जा रहा है मतलब उसको आउटफ्लो बोलेंगे, उसको नेगेटिव साइड बोलेंगे, है ना, उसको डेबिट साइड बोलेंगे। तो जब भी आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, मतलब कंट्री से बाहर जा रही है फॉरेन करेंसी किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इस दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा, लेकिन हमेशा बैलेंस होता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा जितना इनफ्लो हुआ फॉरेन करेंसी का उतना ही आउटफ्लो होगा? अगर ऐसा हुआ तो बैलेंस्ड है, लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं ना। तो इनफ्लो अगर ज्यादा हो गया, आउटफ्लो कम हुआ, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आ जाएगा। उल्टा केस ले लीजिए, आउटफ्लो ज्यादा हो गया, इनफ्लो कम हुआ, उस वाले केस में क्या होगा? डेफिसिट क्रिएट होगी। इसको कैसे ठीक करते हैं आगे हम देखेंगे, है ना। तो ये जो है आपका ये चीज है, तो आपने देख लिया अकाउंटिंग स्टेटमेंट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है। दूसरा जो है बोला कि इट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, शॉर्ट्स पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इकोनॉमिक, यहाँ पे ब्रीफली समझते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां जो है ओनरशिप ट्रांसफर होगा। क्या होगा? कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर होगा किसी कंसिडरेशन के लिए, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है नेशनल इनकम वाले के टाइम पे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपका रेसिडेंट वहां पर पढ़ सकते हैं। तो रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सटर्नल सेक्टर जो आ रहा है। देखिए आपने जो है हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म के बारे में जो है आपने नेशनल इनकम के टाइम पे पढ़ा, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा, पूरा नहीं थोड़ा बहुत, और जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है उसको अपने गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में पढ़ा। अब जो हम पढ़ रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, इसमें करते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो ब्रॉडली देखे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट 2 आता है, एक तो करंट अकाउंट आता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट आता है। और मैंने आपको 2-3 जगह ये बात बता रखी है, जब भी कैपिटल अकाउंट आए तो आप ध्यान रखना, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट आपके असेट्स और लायबिलिटीज पे पड़े। अब असेट्स क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, क्योंकि एसेट जानना पहचानना होगा ना, एसेट क्या होता है तब आप देखेंगे ना असेट्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे इंपैक्ट करे वैसे ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। क्या कहने का मतलब है इंपैक्ट करे? मतलब कि आपके एसेट के बैलेंस को
कम करे या ज्यादा करे। सिमिलरली लायबिलिटीज के बैलेंस को कम या ज्यादा करे। कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस को कम या ज्यादा करे उसको हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे। अब देखते हैं कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं जो इसके अंदर आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने फॉरेन कंट्रीज में जाके कोई इन्वेस्टमेंट किया तो एसेट क्रिएट हुआ, एसेट का बैलेंस बढ़ गया, तो ये आपके लिए क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ऐसे किसी ने फॉरेन कंट्री से आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, एफआईआई होता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया तो आपके लिए लायबिलिटी, हमारे कंट्री के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये आपका लायबिलिटी उससे बढ़ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में होगा। तो पहला क्या आया, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा क्या कर सकते हैं, आपको बहुत बार बोरोइंग करना पड़ता है फॉरेन कंट्री से, फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन मार्केट से आप बोरोइंग करते हैं, तो बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही आप लेंडिंग भी तो कर सकते हैं ना, तो फॉरेन कंट्रीज को लेंड किया तो आपके लिए एसेट, बोरोइंग किया तो लायबिलिटी, दोनों का बैलेंस बढ़ रहा है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रॉड जो है आपका आ जाएगा। तीसरा जो है ना, जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो होती है, जैसे हमारे केस में आरबीआई है, वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन करता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, जब इनफ्लो ज्यादा हुआ तो सरप्लस आया, और सरप्लस क्या करेगा, वो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में मेंटेन करके रखेगा, फॉरेक्स रिजर्व में रखेगा, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में रखेगा, अपने पास रखेगा, क्योंकि वो कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ऐसे जब डेफिसिट हो जाती है तो इस वाले में से जो रिजर्व पड़ा हुआ है इसमें से निकाल के उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसके बैलेंस में कोई चेंजेस आ रही है, या तो आप उसमें क्या बोलते हैं ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर जो है डाल दे रहे हैं, या उससे विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब इस सारे ट्रांजेक्शन्स का देखेंगे, सारे ट्रांजेक्शन का मिला के देखेंगे टोटल कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, दोनों बैलेंस्ड है, दोनों बराबर है, तो बोलेगा बैलेंस्ड कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, बैलेंस्ड है। या तो इनफ्लो ज्यादा हो गया, आउटफ्लो कम, तो हम बोलेंगे सरप्लस जो है क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। अगर मान लीजिए कि आउटफ्लो ज्यादा हो गया कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में और इनफ्लो कम हुआ तो क्या बोलेंगे डेफिसिट बैलेंस है ना। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम करंट अकाउंट में। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के अलावा जितने कोई भी ट्रांजैक्शन आपको मिल रहा है सारे आप करंट अकाउंट में डाल दीजिए, है ना। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट में जैसे आप ट्रेड करेंगे, गुड्स में ट्रेड करेंगे, सर्विसेज में करेंगे, तो गुड में जो ट्रेड करते हैं जिसको हम विजुअल आइटम बोलते हैं, इसके को ट्रेड इन विजुअल आइटम भी बोलते हैं। तो जो ट्रेड करेंगे तो गुड्स का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, तो फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, इससे भी बैलेंस क्रिएट होगा। हो सकता है इनफ्लो ज्यादा हो जाए आउटफ्लो के कंपैरिजन में तो सरप्लस जो है ट्रेड बैलेंस होगा। अगर आउटफ्लो ज्यादा हो जाए इनफ्लो के कंपैरिजन में डेफिसिट ट्रेड बैलेंस होगा, या दोनों ही बराबर है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, बैलेंस होगा ट्रेड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में इसको हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही सर्विसेज में जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है, जैसे बहुत बार हम फॉरेन कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग की, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की। आप देखेंगे अगर नोएडा गुड़गांव वाले केस में देखेंगे वहां पे जितने भी एमएनसीज हैं वो फॉरेन कंट्रीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट आती है। ऐसे ही जो है आप फॉरेन कंट्री से कोई सर्विसेज भी ले सकते हैं, तो वो जो सर्विसेज है वो इनविजिबल आइटम है, दिखता नहीं है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं ट्रेड इन इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं या ट्रेड इन सर्विसेज भी बोलते हैं। इससे भी जो है इनफ्लो आउटफ्लो आपको होगा। और क्या आएगा आपका, मान लीजिए इनकम वगैरह आ रही है फॉरेन कंट्री से, कैसे इनकम आ रही है, मान लो वहां पे कोई आपने बिजनेस सेटअप कर रखा है, वहां से प्रॉफिट आ रही है, वहां पे कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से जो है आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट वगैरह आ रही है, वहां पे मान लीजिए कोई आपका एसेट वगैरह है, वहां से रेंट वगैरह आ रही है। ऐसे ही किसी ने फॉरेनर ने इंडिया में सेटअप कर रखा है तो यहां से भी आउटफ्लो हो रहा है। और जो एक कंपोनेंट और आता है आपका करंट अकाउंट में, यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। यूनि मतलब होता है सिंगल, वन साइडेड ट्रांसफर को यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब ये रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कोई डोनेशन आ गया, कोई गिफ्ट आ गया, या तो आप डोनेशन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रही है, या तो मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेंबर क्या बोलते हैं इंडिया से बाहर कहीं और कंट्री में रहते हैं, वहां से अर्न करते हैं, वो आपको पैसे भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो वन साइडेड है ना, रिटर्न में आप कुछ नहीं दे रहे हैं ना, तो ऐसे भी आप इसके कारण भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो ये सारे चीज को हम ले लेंगे तो एक करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। अब फिर से करंट अकाउंट का बैलेंस जो है बैलेंस्ड हो सकता है, मतलब उस अकाउंट में करंट अकाउंट में जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो, बैलेंस्ड इनफ्लो ज्यादा हो जाए आउटफ्लो कम तो आपका जो है सरप्लस होगा, और आपका आउटफ्लो ज्यादा हो जाए इनफ्लो कम तो डेफिसिट करंट अकाउंट का बैलेंस होता है। जनरल हमारे केस में डेफिसिट करंट अकाउंट का बैलेंस होता है, स्पेशली जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डेफिसिट में रहता है ना, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे आपने करंट अकाउंट का बैलेंस देखा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखा, दोनों को इकट्ठा एक जगह देखेंगे। अब ये दोनों इकट्ठा एक जगह देखने के बाद क्या होगा कि या तो सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, या तो बैलेंस्ड होगा, है ना।
ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और कंपोनेंट्स था। इसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। और अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे आगे वीडियो के। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।